Hello everyone, welcome to Cartography IAS और Revolution in Indian Education. Guys, I am your mentor अनुज कुमार और आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ. आज हम करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. क्या करेंगे आज हम? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को आज हम करेंगे, काफ़ी डीप में कवर करेंगे. बिल्कुल एक एक पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे. तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कार्टोग्राफी आईएएस के दो इनोवेटिव मॉड्यूल्स की. दो इनोवेटिव कोर्स आपके लिए कार्टोग्राफी आईएएस लेके आया. एक है यूपीएससी पंचामृत 2020 जिसमें हम ओडब्ल्यूसी सीरीज दे रहे हैं आपको. एक मॉड्यूल इसमें आपको मिलता है ओडब्ल्यूसी सीरीज का ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, जिसके अंदर आपको 200 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट्स कवर कराई जाएंगी जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होंगी विद मैप एंड हैंड रिटन नोट. सेकंड आपको मिलता है गाइस B2M सीरीज, बुक टू मैप सीरीज, जिसमें हम आपको 500 प्लस मैप्स प्रोवाइड करते हैं. ये मैप्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप्स हैं. इसमें आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज़ होता है जो कि आपकी मेमोरी कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है. एंड गाइस थर्ड इसमें आपको मॉड्यूल मिलता है एनसीईआरटी माइंड मैप्स. एनसीईआरटी को हमने माइंड मैप की फॉर्मेट में चेंज कर दिया. इससे क्या होता है, इससे एक तो आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, और सेकंड क्या होता है, जो आप पढ़ते हो वो काफ़ी देर तक याद रहता है आपको. थर्ड क्या होता है, इसमें जो आपकी जो रिवीजन है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है. एंड गाइज आप मानो या ना मानो, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग क्या चीज़ नहीं करते, काफ़ी लोग उसका रिवीजन नहीं करते. पीरियोडिकली इसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड गाइज इससे अगर आप रिवीजन करते तो बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको, काफ़ी इजीली आप इसका रिवीजन कर लेंगे. एंड गाइज हमारा फोर्थ जो मॉड्यूल है वो है कार्टोग्राफी करंट कैप्सूल. गाइज ये जो करंट कैप्सूल है ये यूपीएससी को फोकस में रख के बनाए गए हैं. यूपीएससी स्पेसिफिक ये करंट कैप्सूल्स है जो आपको प्रोवाइड कार्टोग्राफी आइज करता है. एंड इसमें हमारा फिफ्थ जो है मॉड्यूल है वो है यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स. मेगा पॉइंटर्स आपकी पूरी स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं. ये आपके जो 4 अक्टूबर प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाईली प्रीलिम्स को फोकस में रख के ये मेगा पॉइंटर्स बनाए गए हैं. क्लियर है गाइज? तो चलिए, एंड इसमें आपको गाइज 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी हम प्रोवाइड करते हैं. कितने क्वेश्चंस की गाइज? 30 क्वेश्चंस की. ये कोर्स आपको, ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करता है. एंड ये आपको 3999 में अवेलेबल है. ओनली 3999 में ये अवेलेबल है विद 30 क्वेश्चंस रिटर्न गारंटी, एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड. तो जल्दी करिए गाइस, बहुत ही मामूली सी कीमत पे है ये, जल्दी से जल्दी इसको खरीदिए. एंड अब हम चलते हैं सेकंड कोर्स के बारे में जो कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए लेके आया है. वो है संपूर्ण यूपीपीएससी 60 डेज क्रैश कोर्स. गाइस ये सिर्फ नाम का क्रैश कोर्स है, लेकिन इसे आपको पूरा कोर्स कराता है. इसमें आपको 140 डिग्री 140 प्लस आपको इसमें क्लासेस मिलती है. साथ साथ इसमें आपको 15 टेस्ट भी मिलते हैं. 15 टेस्ट मिलते हैं. एंड गाइज इसमें आपकी यूपी की जो क्लासेस है वो अलग से है. सेपरेट यूपी जीके क्लासेस आपको इसमें मिलती है, और साथ में यूपी जीके के साथ साथ यूपी का करंट भी इसमें अलग से कराएंगे. यूपी का करंट भी इसमें होगा, और साथ में इसमें यूपी का ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी होगा. उसकी भी आपको अलग से वीडियोस प्रोवाइड करे जाएगी, मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा. एंड गाइज ये सब आपको मैप के थ्रू कराया जाएगा. किसके थ्रू? मैप के थ्रू कराया जाएगा. आप जहां सोच भी नहीं सकते वहां वहां आपको मैप देखने को मिलेंगे. एंड गाइज बिलीव इट कि मैप के थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा आपको मेमोरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. ठीक है गाइज, इसमें कार्टोग्राफिया इस मॉड्यूल में, इस जो कोर्स है इसमें कार्टोग्राफिया आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करता है. एल्स योर मनी विल बी रिफंडेड. एंड गाइज ये आपको 4999 में अवेलेबल है. सिर्फ और सिर्फ 4999 में, बहुत ही सस्ती कीमत पे है. जल्दी से जल्दी इसको खरीदिए. तो चलिए गाइज आज हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर. अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, क्या होता होगा अर्थ का नेचर कैसा. वो क्या अंदर से खोखला होता है या बिल्कुल भरा हुआ होता है? उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी रॉक्स होती है या अंदर से पिघली हुई रॉक होती है? कैसी होती है? ये सब आपके जो जवाब है, ये सब आपके जवाबों का आंसर साइंटिस्ट हमको बता चुके हैं. कैसे? जो भी, और जो साइंटिस्ट ने जो भी हम अपने आंसर दिया उसको उन्होंने दो
टर्म्स में डिवाइड किया है, एक है डायरेक्ट सोर्स, एक है डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम जो अर्थ के बारे में हमें पता चलता है वो इनडायरेक्ट एविडेंस से ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एविडेंस से हमें ज़्यादा पता चलता है, क्यों? क्योंकि आप अर्थ को खोद के उसके अंदर ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते, इसलिए हम डायरेक्ट सोर्स पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए हमें डायरेक्ट सोर्स जो है वो ज़्यादा नहीं मिलते। एंड जैसे कि आपको पता होगा अर्थ की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सरफेस है अर्थ की, वो किस वजह से डेवलप हुई है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता रहता होगा, तभी तो अर्थ की जो आपकी सरफेस है, कहीं पे आपके पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ है, कहीं पे आपके प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, ये सब कैसे फॉर्म हो रहे हैं? ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से हुआ है। इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ इंटरनल प्रोसेस चलते रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के जो अंदर प्रोसेस चलते हैं उसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक प्रोसेस। और जो हमारी जो अर्थ है, जो उसके अर्थ की सरफेस है, उस पर दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, एक्सोजेनेटिक भी और एंडोजेनेटिक भी, ठीक है। एक्सोजेनिक भी और एंडोजेनिक भी, दोनों प्रोसेस आपके लगते हैं। एक सेकेंड गाइस, जरा पानी पी ले। ओके, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक दोनों टाइप के प्रोसेस आपके अर्थ की सरफेस के ऊपर लगते हैं, जिसकी वजह से आपके लैंड फॉर्म जो है वो फॉर्म होते हैं। क्लियर है? अब ये एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेस कैसे होते हैं? एंडोजेनिक होता है जो अर्थ के इंटीरियर में चलता है। अर्थ के इंटीरियर में आपके जो कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कन्वेक्शन करंट, काफ़ी ज़्यादा जगह आपको ये देखने को मिलेगा। नॉट इवन अर्थ के अंदर, आपको अर्थ के बाहर भी ये देखने को मिलेगा। जब आप एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको कन्वेक्शन करंट देखने को मिलेगा। अर्थ के अंदर कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है, उसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्स वो होता है। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक में आपके बाहर वाले फोर्स होते हैं, जैसे कि आपके सन की वजह से, सन की वेदरिंग वगैरह जो होती है, ये सब आपके एक्सोजेनिक में आते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता होगा अर्थ का रेडियस कितना है। अर्थ का रेडियस अगर मैं वेरी प्रिसाइजली बात करूँ वो है 6370 किलोमीटर, लेकिन जनरली हम इसको 6400 किलोमीटर बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। इसको हम 6400 किलोमीटर बोलते हैं। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। लेकिन क्या इसमें पॉसिबल है कि आप इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके अर्थ के बीच में जाएं? अर्थ के इंटीरियर से आप कोई मटेरियल ला सकते हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अर्थ के जो इंटीरियर है वहाँ पे आपका टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर अर्थ के कोर में अप्रोक्स कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है अर्थ के कोर में टेम्परेचर, अगर मैं सेंटर की बात करता हूँ तो, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको जो एविडेंस है साइंटिस्ट ने वो किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है डायरेक्ट सोर्स में, एक है इनडायरेक्ट सोर्स में। डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है? जो आपको डायरेक्टली अवेलेबल होता है, जैसे कि आपने अर्थ की सॉइल उठा ली, आपने अर्थ से कोई भी मटेरियल उठा लिया, ठीक है। अर्थ से कोई भी सॉलिड मटेरियल उठा लिया, जैसे कि सरफेस रॉक वगैरह, या फिर आपने जो माइनिंग करी है वहाँ पे जाके आप रिसर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट सोर्स में। एक आपका क्या हो गया? रॉक्स वगैरह की स्टडी करना, ठीक है। सेकंड आ गया जो आपके माइंस होती है, माइंस की खुदाई होती है, माइंस भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अंदर तक होती है, तो वहाँ पे जाके स्टडी करना। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। कैसे? जो आज तक की जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो है गोल्ड माइन। कहाँ है वो? अफ्रीका में है। डीपेस्ट माइन जो है वो अफ्रीका में है, गोल्ड माइन। और वो सिर्फ, गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, वो सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है, ठीक है ना, सिर्फ 4 किलोमीटर। और जबकि अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। मैं बोलूँ तो नेग्लिजिबल हमने अभी खोदा है 4 किलोमीटर। वहाँ पे जो स्टडी करी गई, वहाँ से भी कुछ साइंटिस्ट को पता चला अर्थ के एविडेंस के बारे में कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। लेकिन इससे ज़्यादा 4 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर जाना मुमकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा था, अनबियरेबल। वहाँ पे टेम्परेचर था, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। इस वजह से इससे ज़्यादा अंदर जाना की हिम्मत नहीं हुई उनकी, ठीक है। एंड ये जो माइन है, ये मैंने बताया साउथ अफ्रीका में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैपोंग माइन।
क्या नाम है? मैपोंग माइन इसका नाम है, साउथ अफ्रीका में है, ये गोल्ड की माइन है, डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की। ठीक है, ये तो माइन की बात होगी। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि चलो माइन तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, खोदना पड़ता है उसको, ह्यूमंस खोदते हैं तो अंदर जाना पड़ता है ह्यूमंस को, एंड वहाँ पे अब टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उससे नीचे जाना मुश्किल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मुमकिन नहीं है उससे नीचे जाना। तो क्यों ना हम एक छेद करें अर्थ के अंदर, ड्रिल करें, और ड्रिल करके हम अर्थ के अंदर जाते हैं। तो गाइज साइंटिस्ट ने ये भी ट्राई किया। दो मेजर ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन कौन से? डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और सेकंड है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये दो मेजर प्रोजेक्ट काफ़ी सारे चल रहे हैं, लेकिन मेजर हमारे ये दो ही है। अब इसमें एक जो है, जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट है, वो अभी तक सिर्फ 12 किलोमीटर ही है। 12 किलोमीटर ही अभी तक हम ड्रिल कर पाए हैं, इससे ज़्यादा ड्रिल नहीं हो पाया है। ठीक है ना। एंड गाइस ये 12 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वहीं मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में देखूं तो अर्थ का रेडियस ही 6400 किलोमीटर। गाइस इसके कंपैरिजन में ये 12 किलोमीटर नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, नेग्लिजिबल है। ठीक है। और जो हमारा लास्ट, जो हमारा डायरेक्ट एविडेंस आता है, वो आता है हमारा वोल्केनिक इरप्शन। अब ये कैसे है? वोल्केनिक इरप्शन कैसे? अब देखो आपने हमारे जो अर्थ है, अर्थ सरफेस पे काफ़ी सारे वोल्केनोज हैं। वोल्केनो के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है। ठीक है ना, वोल्केनो के अंदर होता है मैग्मा। वो मैग्मा बाहर आता है, जैसे ही मैग्मा बाहर आया उसका नाम चेंज हो गया, नामकरण हो गया उसका, लावा बोल देते हैं उसको। ठीक है ना, जब तक वो अर्थ के अंदर है तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं। वोल्केनो के अंदर क्या है? मैग्मा। तो जैसे ही वो बाहर आएगा, मैग्मा कहाँ से आ रहा है? अर्थ के अंदर से ही तो आ रहा है, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो अर्थ के कौन से पार्ट से आ रहा है, मतलब कितनी अंदर से आ रहा है। साइंटिस्ट को बस डायरेक्ट सोर्स, ये जो वोल्केनो की हम बात कर रहे हैं, इसमें साइंटिस्ट को ये नहीं पता चल रहा कि वो कितनी गहराई से आ रहा है, लेकिन अर्थ के अंदर से आ रहा है, लेकिन तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने में हेल्प होती है। तो वो सरफेस पे आता है, तो सरफेस पे आ रहा है तो वो अर्थ के अंदर से आ रहा है, तो उसकी स्टडी करी जाती है, तो वो आपका डायरेक्ट सोर्स में काउंट होता है। ठीक है, हमने 4 डायरेक्ट सोर्स देखे। एक तो सरफेस के हम रॉक्स की स्टडी करते हैं, सेकंड माइंस के अंदर जाके स्टडी करती है, थर्ड क्या आपके ड्रिलिंग, एंड फोर्थ है वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम मीटियोर्स की। देखो, जब आपने यूनिवर्स और अर्थ के फॉर्मेशन का देखा होगा, तो यूनिवर्स में ये बात हुई कि जो आपके सारे प्लैनेट्स हैं वो एक ही मटेरियल से बने हैं, सन के मटेरियल से बने हैं। देखा ना, तो ये जो एस्टेरॉइड्स वगैरह है वो सब भी, वो उन सब का मटेरियल भी अर्थ के मटेरियल जैसा ही होगा। तो क्या होता है, कुछ मीटियोर्स क्या होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और ज़मीन पे आ जाता है। इनकी हंटिंग करी जाती है मीटियोर्स की। क्यों? क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं, महंगे भी बिकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी इन पे करी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे ज्योग्राफी के लिए मीटियोर्स। ठीक है, अब मीटियोर्स की स्टडी करी जाती है, उनका बिहेवियर, उनका स्ट्रक्चर देखा जाता है कैसा है मीटियोर्स का। उससे साइंटिस्ट अपने जो उनको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में कि हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा होगा उसके थ्रू। ठीक है ना, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनडायरेक्ट सोर्स में। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशन में। गाइस ग्रेविटेशन कैसे है? ग्रेविटेशन क्या है, हर जगह अलग अलग है। सबसे कम इक्वेटर पे है एंड सबसे ज़्यादा पोल्स पे है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मैक्सिमम ग्रेविटी कहाँ पे है। मैक्सिमम ग्रेविटी गाइस पोल्स पे है, पोल्स पे है, पोल्स पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इसको इक्वेटर पे लगा के आते हैं, लेकिन इक्वेटर पे सबसे कम मिनिमम है। क्यों? क्योंकि जो आपका इक्वेटर है उस पर रेडियस सबसे ज़्यादा है, और एज़ कम्पेयर टू पोल का रेडियस कितना है? पोल का रेडियस कम है। सबसे कम किसका रेडियस है? पोल्स का है। ठीक है ना, इसीलिए सबसे ज़्यादा ग्रेविटी पोल्स पे होती है। जितना कम रेडियस उतनी ज़्यादा ग्रेविटी। क्लियर है? एंड इसके बाद आती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक आपका इनडायरेक्ट सोर्स में आता है। क्लियर है? एंड इसके बाद आती है आपका सिस्मिक एक्टिविटीज़। सिस्मिक एक्टिविटीज़ कैसे? जो आपकी अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ होती है उसको स्टडी करके
ये आपके अर्थ के इंटीरियर को पता करते हैं। अर्थ के सिस्मिक एक्टिविटीज़ में आपकी काफ़ी सारी वेव्स आती है, 4 वेव्स आती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। ये सारी आपकी वेव्स आती है, वो सब आपके अर्थ के अंदर छोड़ी जाती है। वो उन सब का जो आपका वो होता है ट्रेस करी जाती है फिर इन सब को कि कैसे कैसे ये मूव कर रही है। उससे हम हमारे साइंटिस्ट इसको फाउंड करते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है गाइस, ये वेव्स के बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे जब हम अर्थक्वेक करेंगे। अभी हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। गाइस, हमारी जो अर्थ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 में कैसे कैसे? सबसे ऊपर है क्रस्ट, फिर है मेंटल, एंड देन उसके बाद है कोर। कैसे कैसे? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये देखो, ये वाला एरिया है क्रस्ट, सॉरी यहाँ ये वाला एरिया क्रस्ट, एंड यहाँ ढंग से नहीं बना हुआ ये आपका कोर, इसके बाहर है मेंटल, एंड ये आपका क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट सबसे पतली लेयर होती है, क्रस्ट की होती है। एंड क्रस्ट भी गाइज, अगर मैं इसकी वो बात करूं कि डिस्टेंस कितना होता है, मतलब कि कितनी मोटी होती है, ये 5 से 40 किलोमीटर एवरेज होती है। कहीं कहीं ये 5 भी होती है, कहीं कहीं ये 40 भी होते हैं, कहीं कहीं ये 70 भी होते हैं। ये ऑन एन एवरेज बोले हैं मैंने क्रस्ट के 5 से 40। 5 क्यों? बेसिकली ये 5 आपकी ओशनिक क्रस्ट की बात करी जाती है जब, क्योंकि क्रस्ट आपके 2 टाइप में डिवाइडेड है। एंड ये 40 जो है ये आपकी एवरेज है, आपकी किसकी है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं पे आपके जो मोटाई देखी गई है क्रस्ट की वो 70 भी देखी गई है। कहाँ पे? जैसे हिमालय जैसे रीजन पे, ठीक है ना, वहाँ पे क्रस्ट की कितनी मोटाई है? 11 किलोमीटर्स भी है। अब जो आपका जो क्रस्ट है वो ब्रिटल है, मतलब चटक है, टूट जाता है इजीली, और आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का। अब जो हमने क्रस्ट को है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कौन से है? जहाँ पे आपकी लैंड सरफेस है, ठीक है, जहाँ आपके कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है वो है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जहाँ पे आपके ओशन प्रेजेंट है, ओशन के नीचे जो सरफेस है, ओशन भी तो कहीं पे होगा ना, ओशन के नीचे भी तो कोई सरफेस है ना, वो कौन सी सरफेस है? वो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट कवरिंग द कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट्स है, इसकी एवरेज थिकनेस कितनी है गाइस? 30 किलोमीटर है एवरेज। 30 to 40 किलोमीटर इसकी एवरेज थिकनेस होती है। और गाइस, ये जो क्रस्ट है ये फेल्सिक रॉक से बनी होती है। कौन से? फेल्सिक रॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्सिक रॉक की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? फेल्सिक रॉक लाइट इन कलर होता है, ठीक है, लाइट इन कलर होता है, हल्के कलर के होते हैं। एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है और सिलिकॉन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस रॉक को सियाल भी बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इसीलिए जो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसको हम सियाल भी बोलते हैं, सियाल। ठीक है, SI से सिलिकॉन, AL से एल्यूमिनियम। क्लियर है? किससे बना होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? फेल्सिक रॉक से बना होता है। फेल्सिक रॉक में क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है? एक तो वो लाइट इन कलर होता है, और आपके एल्युमिनियम कंटेंट ज़्यादा होता है, और सिलिकॉन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम सियाल भी बोलते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, फेल्सिक मटेरियल से क्या बनते हैं? आपकी ग्रेनिटिक रॉक बनती है। ग्रेनिटिक रॉक जो होती है क्रिस्टलाइन रॉक होती है, एंड इनसे आपके इसमें आपका सियाल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। और गाइज, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डेंसिटी की, हम डेंसिटी की बात क्यों करते हैं? डेंसिटी की बात पहले हम बाद में देखते हैं कि डेंसिटी क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम डेंसिटी की बात क्यों करते हैं। डेंसिटी की बात हम इसलिए करते हैं कि क्या जो आपकी जो डेंसिटी से हमें ये पता चलता है कि जो आपकी जो भी मटेरियल है वो किसी भी चीज़ के ऊपर तैरता है या नहीं तैरता। वो कैसे पता चलता है? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड इसके नीचे एक और मटेरियल है जो कि मोल्टन स्टेट में, ठीक है, इसकी डेंसिटी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर तैरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है नीचे वाले से। ठीक है, जो लिक्विड है उससे कम है, इसीलिए हम यहाँ पे डेंसिटी की भी बात करते हैं। और ये गाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेशक वो आपका काफ़ी ज़्यादा मोटा है, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम है। वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं हम बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की। ओशनिक क्रस्ट कहाँ क्या कवर करते हैं? ओशन कवर करते हैं। इनकी एवरेज थिकनेस क्या होती है? 5 किलोमीटर होती है। तभी आपने यहाँ देखा ना 5 से 40 किलोमीटर, ठीक है ना। इसको आप 5 से 30 भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड ये किससे बने होते हैं गाइज? माफिक रॉक से, माफिक, ठीक है। और वहीं कॉन्टिनेंटल किससे थे? फेल्सिक रॉक। फेल्सिक रॉक की क्या प्रॉपर्टीज थी? लाइट इन कलर। वहीं माफिक रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है? डार्क इन कलर। बिल्कुल अपोजिट। कैसी है गाइस? बिल्कुल अपोजिट, डार्क इन कलर। और जो आपके फेल्सिक थी वो किस में क्या क्या था? वहां पे एल्युमिनियम और सिलिकॉन में रिच थी। वहीं आपका जो माफिक रॉक है वो किस में रिच है? वो आपका आयरन में रिच है। आयरन में रिच है, मैग्नीशियम में रिच है, और आपका कैल्शियम में रिच है। एंड इवन यहाँ पे सिलिकॉन में भी रिच होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं, सीमा। वहीं उसको क्या बोल देते हैं? सियाल। सीमा की फुल फॉर्म सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्या है? सीमा मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। वहीं सियाल की क्या फुल फॉर्म थी? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। क्लियर है? तो देखो अब 4 पॉइंट देखो। माफिक मटेरियल से क्या बनता है? बेसाल्ट रॉक होती है, ठीक है। जो आपके जो ओशन है, ओशन के नीचे ये कौन सी रॉक होती है? ये देखो यहाँ ये जो रॉक आएगी ओशन के नीचे, ये कौन सी रॉक होएगी? ये बेसाल्ट रॉक होएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेसॉल्ट रॉक कैसी होती है? सेम प्रॉपर्टीज होगी, डार्क इन कलर, रिच इन आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम, ठीक है ना। एंड इसकी गाइस जो डेंसिटी होती है वो होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात होगी आपके क्रस्ट की। क्रस्ट की गाइस एवरेज थिकनेस कितनी है? 5 से 40 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल की आपकी ज़्यादा मोटी होती है, 40 किलोमीटर एवरेज है। वहीं ओशनिक की जो है वो आपकी पतली होती है, वो आपकी होती है 5 किलोमीटर, ठीक है ना। आपकी जो कॉन्टिनेंटल है वो फेल्सिक से बने होते हैं, और जो आपके ओशनिक है वो आपके माफिक से बने होते हैं। इसको हम सियाल एंड सीमा में भी देखते हैं। एंड सबसे कम डेंसिटी किसकी? आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की है, लेकिन ओशनिक क्रस्ट की क्या है? ज़्यादा है, 3.0 है, ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं। अब हम देखते हैं मेंटल, ठीक है। मेंटल में घुसने से पहले अभी हमने ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करी, अब हम मेंटल की बात करते हैं। ये है क्रस्ट एंड मेंटल। अब इन दोनों के बीच में ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी है जिससे कि ये दोनों सेपरेट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी। ये साफ साफ क्वेश्चन आ जाता है कि मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी किन दो लेयर्स के बीच में है अर्थ की? वो है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, इसको अच्छे से रट लो, ठीक है। मोहर डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। और गाइस अब हम आते हैं मेंटल पे। मेंटल जो है मिडल लेयर है, जो कि मेंटल के अंदर वाली लेयर कौन सी है? कोर है, ठीक है। मेंटल के अंदर वाली लेयर कौन सी है? कोर है। और गाइस अगर आप ये डायग्राम देख रहे होगे तो यहाँ है आपका मेंटल, एंड मेंटल को हम एक और चीज़ से बोलते हैं, मीजोस्फेयर नाम होता है, ठीक है ना। मीजोस्फेयर नाम होता है। और मेंटल आपका सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन आपका ये लिक्विड स्टेट में भी होता है। जो आउटर मेंटल होता है वो होता है आपका लिक्विड स्टेट में। यहाँ वाला ये देखो, ये जो थोड़ा सा ये दिख रहा है आपको, ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये आउटर मेंटल का पार्ट है, ठीक है गाइस। ये ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ये पार्ट है आउटर मेंटल का, इसके नीचे भी मेंटल है। ये सिर्फ 400 किलोमीटर है, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर कितना है? 400 किलोमीटर। और बाकी 2900 किलोमीटर तक क्या है आपका? मेंटल है पूरा। ये सिर्फ 400 किलोमीटर आपका एस्थेनोस्फेयर है, जो आपका कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट। बेसिकली हम इसको लिक्विड स्टेट, हम इसको अच्छे से जो बोलते हैं लिक्विड स्टेट नहीं बोलते, इसका एक अलग से वर्ड होता है प्लास्टिक स्टेट। क्या होता है गाइस? प्लास्टिक स्टेट हम उसको बोलते हैं। बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता, काफ़ी ये वैसा होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, जो कि आपका, और यही गाइस आपका लावा होता है, यही आपका लावा होता है, यही आपका मैग्मा होता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम मिडल लेयर की बात कर लेते हैं,
जो आपका मेंटल है वो किससे बना होता है, वो ओलिवाइन मटेरियल से बना होता है। ओलिवाइन मटेरियल में क्या होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है और सिलिकॉन होता है। वहीं हमने अभी पीछे भी पढ़ा, पीछे हमने कौन कौन से पढ़े, पीछे हमने पढ़ा फेल्सिक रॉक और माफिक रॉक पढ़ा, और यहीं मेंटल में हमने पढ़ा ओलिवाइन मटेरियल। ठीक है ना, मेंटल आपका है ओलिवाइन मटेरियल। गाइस बहुत डीप में इसको कवर किया गया, आप ध्यान से देखिए, सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी आपको इतने डीप में। ठीक है ना, एंड डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ये यहाँ सरफेस से 2900 किलोमीटर तक है आपका मेंटल। ठीक है ना, सरफेस से 2900 किलोमीटर तक है आपका मेंटल। अगर हम बात करते हैं मेंटल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है आउटर मेंटल, एक है इनर मेंटल। आउटर मेंटल जो होता है आपका, इनर मेंटल तो आपका ओलिवाइन से ही बना होता है, लेकिन जो आउटर मेंटल होता है उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ये 400 किलोमीटर डिस्टेंस तक होता है। कितनी मोटाई होती है इसकी, 400 किलोमीटर की होती है। और एस्थेनोस का मतलब होता है वीक। ठीक है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक, इसीलिए इसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। एंड गाइज ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं आपके, यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल है यहाँ पे, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी होंगे। रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा तो हीट निकलेगी। हीट निकलेगी तो क्या होगा, वहाँ पे जो मटेरियल होगा वो पिघलेंगे। ठीक है, वो पिघलेंगे, पिघल के किस स्टेट में आ जाएंगे, लिक्विड या प्लास्टिक स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट में आ जाएंगे। एंड इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, प्लास्टिक लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में है तो इसकी डेंसिटी क्या है, यहाँ है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देख रहे हो, मैं अभी तक डेंसिटी की बात क्यों कर रहा था, इसीलिए मैं बात कर रहा था। इसकी डेंसिटी कितनी है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं अगर मैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करूं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड ओशनिक क्रस्ट की थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों की डेंसिटी क्या है, कम है। कम है किससे, आपके एस्थेनोस्फेयर से। एस्थेनोस्फेयर से कम है तो क्या होगा, ये दोनों तैरती है एस्थेनोस्फेयर पे। जो क्रस्ट है यहीं पे, ये इसीलिए मैं डेंसिटी की बात कर रहा था। जो आपका जो क्रस्ट है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैरता है। क्यों तैरता क्यों है, क्योंकि उसके नीचे क्या है, नीचे इसके है लिक्विड स्टेट, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर लिक्विड स्टेट में है। इसीलिए जो आपका जो एक क्रस्ट है वो तैरता है आपके एस्थेनोस्फेयर पे। एस्थेनोस्फेयर एंड देन ये है क्रस्ट। तैरने की वजह से ही आपका जो क्रस्ट है वो काफ़ी सारी लेयर्स में टूट चुका है। ठीक है, जो आप टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं, प्लेट्स किस वजह से टूटी है, इसी वजह से टूटी है। एंड इसके नीचे आपका कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है। लिक्विड स्टेट में है गाइस तो कन्वेक्शन करंट भी फॉर्म होगा। ठीक है ना, कन्वेक्शन करंट भी फॉर्म होगा, उस वजह से आपकी मूवमेंट भी होती है प्लेट्स की। ये आगे जब मैं आपको टेक्टोनिक प्लेट्स करवाऊंगा उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे मूवमेंट होती है, कैसे कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है। ठीक है ना, इसमें कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है, उसी वजह से आपकी जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है। यही एक सोर्स है जो आपके अर्थक्वेक भी लाता है। जब आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, दो प्लेट्स टकराएगी तो क्या होएगा, आपके अर्थक्वेक आएंगे, माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, इसी वजह से होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम आगे देख लेते हैं। एनर्जी कंटेंट क्या होता है इस एरिया में, एस्थेनोस्फेयर में हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन होती है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की डिसइंटीग्रेशन होती है तो क्या होता है, मेल्टिंग होएगी गाइस, मेल्टिंग, मेल्ट हो जाता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मेल्ट होगा तो कन्वेक्शन करंट जनरेट होगा। कन्वेक्शन करंट जनरेट हुआ तो क्या होगा, सोर्स ऑफ वोल्केनिज्म भी है। वोल्केनो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एस्थेनोस्फेयर ही आता है ऊपर। ये कन्वेक्शन करंट जहाँ से निकलेगा, नीचे से क्या करता है, प्रेशर मारता है कन्वेक्शन करंट के थ्रू। प्रेशर होएगा तो क्या होएगा, ऊपर कहीं ना कहीं क्रैक फॉर्म होएगा क्रस्ट में, और वहां से क्या होएगा, वहां से आपके वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। ठीक है ना, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स की एक्टिविटीज भी इसी की वजह से होते हैं। क्लियर है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, एक आपने वर्ड सुना होगा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर इस पूरे पार्ट को बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं
लिथोस्फेयर। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है ना। ये होता है आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या आता है, आपका क्रस्ट आता है और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल आता है, ठीक है ना। ये मैंने गलत मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लिथोस्फेयर में क्या होता है, आपके क्रस्ट तो आता ही आता है और जो आपका मेंटल होता है उसका अपर मोस्ट पार्ट होता है वो भी आता है लिथोस्फेयर में, और ये 10 से 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है ना। 10 से 200 किलोमीटर तक होता है आपका लिथोस्फेयर। और जो इनर मेंटल है वो आपका सॉलिड स्टेट में। गाइस ये जो आपका है ये मेंटल, ये सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है। ये अभी हमने देखा मेंटल के बारे में। अब हम और अंदर आते हैं। अब हम कोर की बात करते हैं। कोर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक है आउटर कोर एंड एक है इनर कोर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद करने की है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने के, लोगों को लगता होगा कि इनर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। इस सॉलिड स्टेट में कौन सा इनर कोर, इनर है, और जो इससे बाहर वाला है वो है लिक्विड स्टेट में। तभी और लिक्विड स्टेट की वजह से ही आपके जो मैग्नेटिज्म फॉर्म होती है, जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल फॉर्म होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं, आउटर कोर की वजह से। किस वजह से? आउटर कोर की वजह से होता है, ठीक है। टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या होता है पूरे कोर का? 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वहीं अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में टेम्परेचर गाइस आपका होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए लोगों को लगता होगा कि जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर सेंटर में है तो क्यों ना आपका इनर कोर ही लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन नहीं, आपका आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है, इनर कोर सॉलिड स्टेट में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ लिखा नहीं मैंने, ओके ठीक है, आगे लिख भेजा। हाँ ये देखो, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। इसीलिए एंड जो आपका जो प्रेशर होता है, और इसमें लेकिन ये तो ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और निकल के आता है, जैसे जैसे आपका प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के। जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ये आपका है कोर, इनर कोर, ये है आपका आउटर कोर। यहाँ पे आपका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वहाँ का जो मटेरियल है वो उस टेम्परेचर से मेल्ट नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है, उस वजह से क्या है, प्रेशर कम है तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हो रहा है। यहाँ पे जो आपके मटेरियल है वो मेल्टिंग स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो इसकी स्टडी करते हैं कोर में, अब देखो यार यहाँ पे तो कौन ही जा पाएगा इतनी अंदर तक। अभी तक हम कितनी अंदर तक जा पाए हैं? 11 किलोमीटर तक। अब इसके अंदर तक हम क्या ही जा पाएंगे। यहाँ पे जो हम स्टडी करते हैं अर्थक्वेक वेव्स के थ्रू करते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं ये। वेलोसिटीज़ की वजह से जो आपकी सिस्मिक वेव होती है उसकी वेलोसिटी हम नापते हैं, उसकी वजह से हम इसकी बता पाते हैं कि अंदर कौन सी जो आपकी चीज़ है वो लिक्विड स्टेट में है एंड कौन सी जो आपकी चीज़ है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। कोर मेंटल बाउंड्री आपकी 2900 किलोमीटर पे है। 2900 से ये आपकी कहाँ तक जाती है? ये आपकी जाती है 6370 किलोमीटर तक, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लिखा है 6378, इसको आप गाइस 6400 ही याद रखो बस, ठीक है। एंड कोर का मटेरियल कैसा होता है, कैसे फॉर्म किया कि कैसे फाउंड किया कि अर्थ के जो इंटीरियर है उसमें मटेरियल कैसा है? गाइस जो साइंटिस्ट ने सिस्मिक वेव अर्थ के अंदर छोड़ी, और सेम सिस्मिक वेव्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक मटेरियल लिया अर्थ के ऊपर, जो हमारे मटेरियल प्रेजेंट है आयरन वगैरह उनमें छोड़ा, तो सेम ही उनको ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। इसी वजह से वो बता पाए हैं कि अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। अर्थ के अंदर नाइफ प्रेजेंट है। नाइफ से है निकल एंड आयरन। मेन जो आपका कंपोनेंट है वो आयरन है। आयरन 89% कोर के अंदर आयरन प्रेजेंट है, और जो 6% है वो निकल प्रेजेंट है, ठीक है। मेन इसीलिए जो अर्थ को हम नाइफ लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा 5% उसमें आपका सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर वो सब आ जाता है 5-6% में, ठीक है। 6% आपका निकल और 89% है आपका आयरन
एंड हैवी मटेरियल्स है। और आपको ये पता ही होगा कि जब भी कोई भी चीज़ घूमती है, अर्थ कैसे फॉर्म हुई है, रोटेशन की वजह से, ठीक है। जितनी रोटेशन की वजह से जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो क्या होता है, वो बीच में इकट्ठे होने लगते हैं, उसके बाहर फिर लो 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 और काफ़ी कम डेंसिटी वाले जो मटेरियल होते हैं वो मिनिमम डेंसिटी वाले वो बाहर होते हैं, ठीक है। और जो सबसे हैवी डेंसिटी वाले होते हैं वो सबसे डेप्थ में होते हैं। इसीलिए इसीलिए ये जो आपका कोर है इसकी वो क्या है, डेंसिटी क्या है, आउटर कोर की है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इनर कोर की है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। सबसे पहले आपने क्रस्ट देखा, क्रस्ट में आपने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखा और ओशनिक क्रस्ट देखा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कितनी थी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी। ओशनिक क्रस्ट की कितनी डेंसिटी थी, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपने मेंटल देखा, मेंटल में आपने कितनी देखी, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं आपने कोर देखा, कोर में इनर एंड आउटर आउटर एंड इनर, आउटर की कितनी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इनर की है आपकी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। क्लियर है गाइस कोर के बारे में। कोर का जो आउटर पार्ट है वो है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड स्टेट में कौन सा है, आउटर पार्ट है। और इसी की वजह से जियोमैग्नेटिज्म, जो आपकी मैग्नेटिज्म फॉर्म हो रही है वो इसी की वजह से हो रही है। होता क्या है एक्चुअली, जब आपकी जो किसी भी सॉलिड मटेरियल के आसपास कोई मैग्नेटिक वेव्स रिवॉल्व करती है तो क्या होता है, आपकी मैग्नेटिज्म फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर लेते हैं। अर्थ के अंदर कैसा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। एंड इसका डायरेक्ट एविडेंस आप कैसे पता कर सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन लावा होता है, लावा बहुत गर्म होता है। और आपके हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में क्या होता है, पानी जो होता है वो बहुत गर्म होता है। इससे पता चल रहा है कि आपका जो अर्थ है वो अंदर से हॉट है, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। एंड जो साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन दी है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है हर 32 मीटर्स पे। हर 32 मीटर्स अगर हम अंदर जाते हैं, 32 मीटर्स अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। डेट्स वाई इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। क्लियर है। अब हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करते हैं, अर्थ की क्रस्ट की क्या क्या कॉम्पोजिशन है। आपको कौन सा मिनरल या कौन सा मटेरियल आपको सबसे ज़्यादा अर्थ के क्रस्ट पे देखने को मिलेगा। यहाँ हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं गाइस, क्रस्ट कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी। क्या, ऑक्सीजन मिलेगी। फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम एंड देन पोटेशियम। पोटेशियम सबसे कम देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम पूरी अर्थ के बारे में बात करें, हम मेंटल, कोर एंड अर्थ क्रस्ट सब पूरी अर्थ की बात करते हैं अंदर तक की, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, आयरन। अभी आपने देखा ना क्रस्ट में, अभी आपने कोर में देखा कि अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन है। कितना है, 89% अर्थ के कोर में आयरन है, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा मटेरियल है, आयरन है, हाईएस्ट है। उसके बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, निकल, कैल्शियम एंड देन सबसे कम है एल्युमिनियम, अगर हम पूरी अर्थ की बात करते हैं तो, ठीक है। क्लियर है गाइज। तो गाइज ये आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और गाइज हमें इन सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, काफ़ी सारी पीडीएफ वहाँ पे आपको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। अपना ध्यान रखिए और कोरोना से बच के रहिए।